नमस्कार साथियों, सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आई होप आप सभी ने ये फॉर्म भी फिल कर लिया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है इसका प्रीलियम्स का पेपर। जी हाँ दोस्तों, इसमें टोटल 2 एग्जाम्स होने वाले हैं, एक प्रीलियम्स और एक मेंस। तो प्रीलियम्स जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप मेंस की टिकट आपको नहीं मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहनी चाहिए कि प्रीलियम्स का एग्जाम हम पहली बार में ही क्रैक कर लें। इसके अलावा हम ये डिस्कस भी करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग से किस तरीके से हमको बचना है। प्लस हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमने पूरा का पूरा पेपर जो है वो देना है। मेन मेन काम वही है कि टोटल देखो 60 मिनट्स का हमारे पास टाइम होगा, 100 सवाल हैं, कट ऑफ जाती है 80+। लगभग इतनी कट ऑफ तो रहेगी रहेगी, क्योंकि जितने भी हिमाचल में बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो सभी इस एग्जाम को देंगे। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और 2-3 साल से ही बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको पूरा पता होगा कि प्रीलिम्स का पेपर किस तरीके से आता है, क्योंकि इस बार ये जो एग्जाम है ये भी IBPS ही कंडक्ट करने वाला है। तो वो चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर्स हैं, पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तो जो भी प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, जो भी चीज़ें होती हैं प्रीलिम्स को लेके, वो सारी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। प्लस आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे मेन चीज़ जो है ना, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आएगा पेपर में, क्या आपने अटेम्प्ट करना है, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी ने बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। प्लस अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी अगर आपको क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो सवाल आज की क्लास में रह जाएंगे उनके आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में कर दूं। हालांकि कोई सवाल रहेगा नहीं, मैं हर एक चीज़ इसमें कवर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। उसके बाद आएगी न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। देन रीजनिंग एप्टीट्यूड जो कि 35 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मिनट्स। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स हैं। तो जब भी सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करता है वो क्या करता है कि 100 सवाल करने हैं 60 मिनट में। बिल्कुल गलत चीज़ है ये। 100 सवाल नहीं करने हैं हमको 60 मिनट में, ठीक है। ये पहली चीज गलती है जो हम सोचते हैं। देखो, साइकोलॉजिकली हमें वही सोचना है जो एग्जामिनर चाहता है कि हम सोचें। सीधी सी बात है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिखा चाहे हुआ है कि 100 सवाल है 60 मिनट में करने हैं, लेकिन नहीं। ऊपर क्या लिखा हुआ है कि इंग्लिश के 30 सवाल 20 मिनट में करने हैं, मैथ के 35 सवाल 20 मिनट में करने हैं, और रीजनिंग के भी 35 सवाल 20 मिनट में करने हैं। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी वो 3 अलग अलग रहेंगी। हमने 60 मिनट में 100 सवाल नहीं करने, हमने 20-20 मिनट में इंग्लिश के 30, रीजनिंग के 35 और मैथ के 35 सवाल करने हैं। सबसे पहली तो ये बात है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इंग्लिश में तो लगभग ये मान के चलो कि आपको 40 सेकंड का समय मिलेगा एक सवाल को करने के लिए, ठीक है ना। एक सवाल को आप लगभग 40 सेकंड में करोगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो टाइम और कम हो जाता है। लगभग एक सवाल को करने के लिए आपको 35 सेकंड का समय मिलेगा, और रीजनिंग के भी एक सवाल को आपको 35 सेकंड का ही समय मिलेगा। लेकिन ये जो टाइम मैं आपको कह रहा हूँ 40 सेकंड या फिर 35 सेकंड जो मैं आपको कह रहा हूँ, इट इज़ एवरेज टाइम। ये क्या होता है? एवरेज टाइम होता है। कई सवाल ऐसे होते हैं जो 10-15 सेकंड में भी निकल जाते हैं, ऐसे आपको देखने को भी मिलेंगे। कई सवाल ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करने में हो सकता है आपको 1 मिनट का समय भी लगे, लेकिन ऑन एन एवरेज एग्जामिनर को भी पता है कि समय कम है, तो वो आपको उतना ही काम देगा जितना इस टाइम में पॉसिबल हो। तो बेसिकली आपका स्मार्टनेस चेक किया जाएगा, आप कितना अच्छे तरीके से अपना ब्रेन यूज़ करते हो ड्यूरिंग द एग्जाम, वो आपका चेक होता है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ सवाल 10 सेकंड में निकलेंगे, कुछ 1 मिनट में निकलेंगे। तो मुद्दा यह है कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि 10 सेकंड वाले कौन से हैं और 1 मिनट वाले कौन से हैं। तो वो इसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो होती है प्रैक्टिस जो आपने करनी है इन फ्यूचर, जो मैं आपको कहूँगा भी, और दूसरा होगा आज की ये वीडियो। इसको अगर आप पूरा देखोगे तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो मैं तीनों कंपोनेंट्स को एक एक करके डिस्कस करूंगा। अगर कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जरूर आंसर करूंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, शुरुआत हम मैथ से ही करेंगे, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो टोटल 35 MCQs होते हैं इसमें, 20 मिनट का आपको समय मिलता है, और इस तरीके से बाइफरकेशन रहती है बच्चे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये जो लिख दिया ना मैंने, बस यही पत्थर पे लकीर है, यही चीज रहेगी। क्योंकि जो क्लैरिकल का पेपर होता है ना, उसमें यही चीज ही आती है। सिंप्लीफिकेशन के 10 सवाल रहेंगे, नंबर सीरीज के 5 रहेंगे, क्वाड्रेटिक के 5 रहेंगे, DI के 5 रहेंगे, ठीक है। अब चांसेस हैं कि क्वाड्रेटिक पेपर में ना आए, क्योंकि क्लैरिकल में क्वाड्रेटिक कभी कभी आती है,
हमेशा नहीं आती है, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल जो है वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है तो फिर क्या होगा, ये जो 5 सवाल हैं ये तो या तो सिंप्लीफिकेशन में आएंगे या फिर ये डीआई में आएंगे, ये चीज रहती है इसमें। यानी कि सिंप्लीफिकेशन में फिर 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे या फिर डीआई के आपके 10 सवाल हो जाएंगे। हालांकि ये होना बहुत रेयर है, एग्जामिनर की अप्रोच रहेगी कि वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दे विच इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑल्सो, ठीक है ना। उसके बाद ये चैप्टर है जो आपने पढ़ने हैं और यही चैप्टर्स आगे चल के आपको मेंस में भी हेल्प करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजिस, परसेंटेज, रेशो, बोट एंड स्ट्रीम मेंसुरेशन, हर बार पेपर में सवाल पूछे जाते हैं इनके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स हैं और इन्हीं 8 चैप्टर्स में से ही सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिखना एक भूल गया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल भी हमेशा बनता है और एक जो 10th नंबर पे आता है वो आता है एसआई और सीआई का मिक्स क्वेश्चन। इस तरीके से ये 10 चैप्टर्स होते हैं जिसमें से सवाल बनते हैं। इसके अलावा कोई चैप्टर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है और मेंस में भी यही चैप्टर्स ही आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो 10 चैप्टर 10 सवाल, ठीक है। 25 करेंगे ये वाले, 10 करेंगे ये वाले। तो आई होप आपको ये तो पता चला होगा कि कौन कौन सा आपने टॉपिक पढ़ना है। अब इस टाइम की बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। बेटा देखो करना कैसे होता है सवाल को, ये जो हमारे ये वाले सवाल है ना, ये हमेशा लास्ट में करो, इसको हमेशा लास्ट में। अब हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में पहले यही सवाल हो, स्किप कर दो, बाद में देखेंगे, पहले सीधा पहुंचना है आपने सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। ऑनलाइन पेपर है, किसी भी क्वेश्चन पे कभी भी आप जंप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 20 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि जब क्वांट ओपन होगा ना, मैथ ओपन होगा, तो 20 मिनट से रिवर्स ऑर्डर में आपका जो टाइमर है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये वाले सवाल लास्ट में करने हैं, क्योंकि ये ऐसे सवाल होते हैं कि मान लो अगर आपको आते भी हैं तो ये जो 10 सवाल होंगे इनको करने में अगर आपको 10 मिनट लग गए, जस्ट अज्यूम करो कि इन 10 सवालों को करने के लिए आपको 10 मिनट लग गए, तो फिर मेंटेलिटी इस तरीके से रहेगी कि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं और मुझे 25 सवाल करने हैं। और ये जो टेंशन होती है ना एग्जाम की, ये वाली जो स्ट्रेस होती है, ये आपका पूरा पेपर खराब करेगी उसके बाद। तो स्ट्रेस नहीं लेनी है ना हमने हमने क्या करना है, पहले जो आसान है पहले वो करना है। कोशिश क्या रहनी चाहिए कि जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है उसको आपने करना है 4 मिनट में। हम इतनी प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको भी आइडिया होगा। अभी हमें 1 वीक हुआ है क्लास को शुरू करे हुए, मेरे ख्याल से 5-6 मिनट में भी आप 10 सवाल कर रहे हो, है ना। तो 3-4 मिनट पे लेके आएंगे इसको, हम 4 मिनट पे लेके आएंगे। नंबर सीरीज के 5 सवाल हम करेंगे 2 मिनट में, 2 से 2.5 मिनट में बस। और इतना समय ही लगता है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है इस पे, 30-30 सेकंड में आराम से निकल जाते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कहा था कि 30 सेकंड में करेंगे, यानी कि 2.5 मिनट इस पे लगा लो, 2.5 मिनट इस पे लगा लो, ठीक है जी। उसके बाद हमने 4 मिनट लगाने हैं डीआई के ऊपर, 4 मिनट में आराम से हो जाएगी। आज से मैं जो हमारा पहला बैच था उसमें डीआई शुरू करने वाला हूं, तो आप देखोगे कि 4 मिनट में आराम से डीआई के 5 सवाल हो जाते हैं। और जब हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो इसी 4 मिनट को हमने 3 मिनट भी करना है, इसको हमने 3 मिनट पे लेके आना है। तो कुल मिला के अगर यहाँ देखा जाए तो अभी 13 मिनट्स हुए हैं, 13 मिनट्स में हमने टोटल 25 एमसीक्यू कर लिए हैं। तो जब इतना कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपका बूस्ट हो जाएगा। तो बचे हुए 7 मिनट में, बचे हुए 7 मिनट्स में अगर आप 7 क्वेश्चंस भी करते हो, मान लो सारे सवाल 1-1 मिनट में होंगे, हालांकि 1 मिनट में होंगे नहीं, कुछ सवाल 30 सेकंड के भी होंगे, जैसे एजिस का सवाल है बड़ा इजी होता है, बोट एंड स्ट्रीम बड़ा इजी होता है, टाइम एंड वर्क का इजी सवाल पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का इजी सवाल पूछा जाता है प्रीलिम्स में। तो आराम से 7 मिनट में अगर आप 7 सवाल भी करते हो, देखो बिल्कुल एडवर्स कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो तब भी आप 32 अटेम्प्ट करोगे, तब भी आपका अटेम्प्ट कितना होगा, 32 होगा, विच इज गुड, फेयर कह सकता हूँ मैं इसको। बट हमने तैयारी इस तरीके से करनी है कि हमने इन 7 मिनट में बचे हुए कम से कम भी तो 9 एमसीक्यूज करने हैं, ताकि हमारा जो अटेम्प्ट है वो 34 रहे। और गलत नहीं करना है, एक चीज याद रखना, अगर आपको लगता है कि मुझे ये सवाल नहीं आता है तो इसको स्किप कर दो, कभी भी अटेम्प्ट मत करना। अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया और गलत हो गया तो उसका ज्यादा नुकसान है हमें, ठीक है ना। तो वो काम हमने नहीं करना है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन की मैं बात करूं तो शुरुआत करेंगे सिंप्लीफिकेशन के साथ, फिर उसके बाद नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आए तो, नहीं तो नंबर सीरीज या सिंप्लीफिकेशन ही आपके 15 सवाल होंगे, वो आराम से करो 6 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका आएगा डीआई और लास्ट में ये वाले सवाल है, ठीक है। ये जो पहले दिखे उसको कर लेना, वैसे सारे लगभग सेम सेम लेवल के ही रहते हैं हमारे पास। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे रीजनिंग की।
ठीक है। अब रीजनिंग की बात करेंगे। अब हो सकता है कि आप यहाँ पे अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करो तो आपको लगेगा कि ये तो 35 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं ना, 5, 10, 15, 20, 30, 40 नंबर तो यही हो गए और इनका तो अभी जिक्र भी नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको अभी सेट बना के दिखाऊंगा। करता क्या एग्जामिनर, चैप्टर तो देखो बच्चे यही है, ये अभी स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने लेना है तो, ठीक है। और पेपर के बाद कंपेयर करके देख लेना, एग्जाम के बाद आपने कंपेयर करके देख लेना है। इससे बाहर एक आधा सवाल आएगा बस, एक आधा, इससे ज्यादा नहीं। 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन आउट ऑफ 35, 33, 34 क्वेश्चंस यही है आपके सामने। अब कैसे बनता है कि ये जो ऊपर वाले चार मैंने आपको लिखवाए हैं ना, ऊपर वाले जो मैंने आपको चार लिखवाए हैं, है ना, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, इनइक्वालिटीज हैं, हमारे पास सिलोगिज्म्स हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई तीन आपको आ जाएंगे, कोई तीन, कई बार कोई दो आएंगे, कि मान लो आपको क्या दे दिया, कोडिंग डिकोडिंग और सिलोगिज्म दे दिया, या फिर तीन दे दिए, कोडिंग डिकोडिंग सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी दे दी, या फिर इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म दे दिए, ठीक है। यानी कि 15 क्वेश्चंस का पार्ट, 15 एमसीक्यूज का पार्ट तो यही बनेगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग, ये तीनों, इन दोनों का तो एक एक सवाल ही बनता है, 1 एमसीक्यू 1 एमसीक्यू, 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। रैंकिंग के लगभग 2-3 सवाल बनते हैं, रैंकिंग के भी 2-3 सवाल इसमें बन जाते हैं। रैंकिंग में एक तो आपको ये कह देगा कि एक पर्सन 16 फ्रॉम द लेफ्ट, 19 फ्रॉम द राइट, एक तो ये हो गया। इसके अलावा रैंकिंग है ना, ऑर्डर का होता है, कि एक बॉक्स है, ये 6th प्लेस पे है, ये 4th प्लेस पे है, 5th प्लेस पे है, तो इसके ऊपर भी 1-2 सवाल बन जाते हैं, ठीक है। और सबसे मेन होता है हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। ये तो फिक्स चीजें हैं बच्चे, ये फिक्स चीजें हैं कि आपको 2 सवाल आएंगे सिटिंग अरेंजमेंट के, एक स्ट्रेट लाइन वाला और एक सर्कल वाला, और एक पजल, और मैक्सिमम 2 भी आ सकती हैं, पजल्स भी आ सकती हैं, ठीक है, जिसमें 1:1 की पजल भी हो सकती है, 1:2 की पजल भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये चीजें आएंगी आपको रीजनिंग में, ठीक है। शुरुआत कैसे करनी है आपने, इसको रीजनिंग को करने का एक ही तरीका होता है बच्चे, कि 20 नंबर का मान लो, अगर आपको मैं बिल्कुल जो स्टैटिक जो हमारा पैटर्न होता है वो बता रहा हूं, कि अगर 20 नंबर का आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल आ रहा है, 20 नंबर का अगर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल आ रहा है, तो इसको छोड़ के पहले बाकी कर लो, इसको छोड़ दो, पहले बाकी सारा कर लो, यानी कि 15 क्वेश्चंस करो। और ये 15 एमसीक्यू जो होंगे, ये मुझसे लिखवा के ले लो, अगर किसी को 7 मिनट से ज्यादा समय लगा तो कभी भी नहीं लगेगा, बहुत ही ज्यादा इजी होगा। अब सिलोगिज्म क्या ही होते हैं, देखो 5 सवाल आएंगे, 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, बस इतना सा आएगा, ठीक है। इनइक्वालिटीज को तो देख के ही आंसर बता देते हो, एक लाइन में इनइक्वालिटीज होंगी। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी लेवल की आएगी, बहुत इजी लेवल की रहती है प्रीलियम्स में, मेन स्पीड की गेम होती है। अल्फा न्यूमेरिकल में कई बार क्या होता है, गलती होने के चांस होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से करना, चाहे 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लियो, 5 सवाल इसके भी आ सकते हैं। उसके बाद जब आप ये 15 क्वेश्चंस कर लो, मिसलीनियस 15 पहले करेंगे, फिर आपने शुरू करना है सिटिंग अरेंजमेंट, और 2 सिटिंग अरेंजमेंट आपको आएंगे, एक आएगा स्ट्रेट लाइन का, एक आएगा सर्कल का। तो पहले आप करोगे सर्कल, लगभग 3 मिनट ही लगेंगे आपको सर्कल को बनाने में। सर्कल में 8 लोग बैठेंगे बस, 6 या 8 लोग, और सारे अंदर देख रहे होंगे, सारे फेसिंग सेंटर वाले होंगे, 6 या 8 लोग होंगे। 3 मिनट में काम खत्म करो, अगले 3 मिनट में या 4 मिनट में जो स्ट्रेट लाइन वाला था सीटिंग अरेंजमेंट, पहले सीटिंग अरेंजमेंट करना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने आना है अपना पजल के ऊपर, लास्ट में आपने पजल के ऊपर आना है, और जितने कर सकते हो पजल कर लो, जितनी पजल कर सकते हो कर लो, ठीक है। कई बच्चे होते हैं, ज़्यादातर मैं ये बताऊं, जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, उसके 35 में से 30-32 नंबर होते हैं हमेशा। रीज़न वही है कि एक आधी पजल छूट जाती है, तो हो सकता है कि आपकी भी छूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 35/35 ही करो, समय कम है, जितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो 30+ आप इजीली स्कोर कर लोगे, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है ना। ये इसमें भी 30+ स्कोर इजीली किया जा सकता है। बस आपने करना क्या है कि पहले बाकी सारा करना है, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को चूज करना है। इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। कई बार क्या होता है कि मान लो हम सिटिंग अरेंजमेंट या पजल शुरू करते हैं, मान लो मैंने पजल शुरू कर ली, चांसेस है कि निकल जाएगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं सॉल्व होगी, निकल सकती है। बट मान लो अगर हम फंस गए, तो जब हम पजल निकाल रहे होते हैं तो टाइम ना 2 गुना स्पीड से घूमता है। फिर आप भी देखोगे, जब आप करोगे ना पजल, तो आप नीचे पजल सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करके ऊपर देखोगे 5 मिनट हो गए होंगे, तो वो काम नहीं करना। देखो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आगे चल के हमें स्ट्रेस दे, हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, और वो एक ही रीज़न से रह सकते हैं, जब कम टाइम में ज़्यादा सवाल करेंगे। कॉन्फिडेंस तभी बनेगा, और ये कब बनेगा, जब आप इजी सवाल पहले करोगे। तो
ठीक है तो ये भी इजी है पजल और स्टैटिक अरेंजमेंट, बट बात वही है ना कि अगर फंस गए तो फिर फंस गए, और पता भी नहीं चलता, स्ट्रेस में पता भी नहीं चलता, जो टेंशन होती है ना एग्जाम की, उसका पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ निकल गया। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आएगा हमारा इंग्लिश का सेक्शन। अब इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो ये चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश में आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको नाउन के ऊपर सवाल आएगा या एडजेक्टिव के ऊपर आएगा, वो बस 5 एरर आएंगी बस, और कुछ नहीं है, और सबसे पहले एरर ही करनी है। आती है तो करो, नहीं तो जाने देना, कोई बात नहीं है। आती है तो कर लेना, नहीं तो जाने देना, कोई इशू नहीं है। फ्रेजल रिप्लेसमेंट, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, इसके तो 10-10 सवाल भी आते हैं पेपर में। एक बार तो ऐसा हुआ था कि पैटर्न पता क्या हो गया था, 10 कॉम्प्रिहेंशन, 10 फ्रेजल रिप्लेसमेंट, 10 एरर, खत्म, 30 सवाल खत्म। तो वैसे हम ये नहीं बोलेंगे, ये सबकी हमें प्रैक्टिस करनी है। क्लोज टेस्ट और रैपिड फिलर दोनों में से कोई एक आएगा 5 सवाल। क्लोज टेस्ट क्या होता है, पूरा पैराग्राफ, उसमें 5 आपको डैश मिलेंगे। रैपिड फिलर क्या होते हैं कि जहाँ तो सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स या फिर डबल फिलिंग द ब्लैंक्स, एक एक अलग अलग सवाल होंगे 5, तो दोनों में से कोई एक रहता है ये, ठीक है। उसके बाद आएगा कॉम्प्रिहेंशन, 10 सवाल होते हैं जिसमें क्वेश्चंस भी निकालने होते हैं और वोकैबुलरी भी होती है, ठीक है। और रीअरेंजमेंट, आपको 5 सेंटेंसेस मिलेंगे, आपने उसको अरेंज करना है, और ये सबसे आसान होता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट वाला सबसे आसान होता है क्लरिकल लेवल पे। तो आप एक बार जब वो क्लास देखोगे ना रीअरेंजमेंट की, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कितना इजीली हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। कि स्टार्ट कहाँ से करो, स्टार्ट करो नाउन से, फिर आप कंजंक्शन देखो, ऐसे होते हैं 2-3 इसके ना शॉर्टकट्स होते हैं समझने के। तो ये भी इजी होता है। आपने करना कैसे है, पहले कॉमन एरर देखो, जितनी आती है कर लो, फिर फ्रेजल रिप्लेसमेंट, फिर इन दोनों में से जो एक आया उसको करो, फिर आप रीअरेंजमेंट पे आओ, और लास्ट में करो कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को हमेशा लास्ट में करना भाई, ये रहेगा लास्ट में, बाकी पहले सारा कर लो। और रीजनिंग इंग्लिश में टाइम का कोई ज़्यादा इशू होता नहीं है, सिंपल सी बात है, आता है तो करना, नहीं तो छोड़ना है, सिंपल सा फंडा है ना। तो बस कॉम्प्रिहेंशन ऐसी चीज़ है जो आपने पढ़ना भी है, फिर क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है वो, तो उसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। मेरी नज़रों में मुश्किल वो है जो टाइम कंज्यूमिंग है, वो नहीं जो हमें आता है, ठीक है। मैं पहले बता दूं, ऐसा नहीं है कि मुझे आता है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो मुश्किल ही है। क्योंकि जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो गेम किस चीज़ की है, सिर्फ और सिर्फ टाइम की। जो टाइम पे हो जाए वो आसान, जो टाइम पे नहीं हो रहा है वो मुश्किल। आसान और मुश्किल का डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ ना ये चीज़ आसान आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि विद इन द टाइम आप इसको सोल्व कर रहे हो। अगर मैं मुश्किल कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे सोल्व नहीं हो रहा, सोल्व कर लोगे, 1-1.5 मिनट में करोगे, समझ रहे हो ना इस बात को। तो इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी रखोगे कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, तो देखना आप लगभग लगभग 10 नंबर प्लस करके जाओगे पेपर में, 10 नंबर प्लस करके जाओगे। और ये टेक्निक लगभग देखो वो हर बच्चा यूज करता है जो पिछले 2-3 साल से क्लरिकल की तैयारी या पीओ की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि ऐसे करेंगे तभी प्री निकलेगा, नहीं तो प्री भी नहीं निकलेगा। और अगर प्री ही नहीं निकला तो मेंस तक कैसे पहुंचेंगे हम। तो पहले प्री को अच्छे तरीके से हमने तैयार करना है, तैयारी हमने मेंस की भी करनी है, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे हम प्रीलियम्स की, क्योंकि ये जो प्रीलियम्स है ये प्रैक्टिस से ही निकलेगा। ये आपकी नॉलेज चेक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपका स्मार्टनेस को चेक करने के लिए बेसिकली, ठीक है ना। तो आसान सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कि अगर इजी सवाल कोई है तो उसको आप 20 सेकंड में, 30 सेकंड में सोल्व करो। समझ गए बात को जी। तो इसी तरीके से आपने इसकी तैयारी करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिविल स्टाफ हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो ये फैकल्टीज़ हैं जो आपको जूनियर क्लर्क की एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही हैं। इसमें मेरा नाम भी होगा, क्वांट में आपको जतिन सर करवाएंगे इंग्लिश, तन्वी मैम करवा रहे हैं आपको रीजनिंग, अंकुर सर आपको क्वांट और डीआई की प्रैक्टिस, और उसके बाद भूपेंद्र सर आएंगे करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। हमने अपना सेकेंड बैच भी शुरू कर दिया है। अब 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो जाएंगे बच्चे, 1 अप्रैल से इसमें भी लाइव क्लासेस शुरू होंगी। इसके लिए हमने लाइव बैच ही शुरू करा है। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि जो जूनियर क्लर्क का पेपर है वो मांगता है रिकॉर्डेड क्लासेस, आपकी नॉलेज नहीं है आपने गैदर करनी, इसमें इसमें आपने पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। तो लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, और हम कर भी रहे हैं बढ़िया तरीके से, आपको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। बेसिक्स तो करेंगे करेंगे और प्रैक्टिस भी बिल्कुल 100% करेंगे। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो मैंने आपको टाइम बोला था, ऐसा मुझे नहीं लगता अगर मान लो मेरे पास अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है तो 90 बच्चे ऐसे होंगे अभी जो इनको इतने टाइम में कर रहे होंगे, ये वाले पोर्शन को।
ये जो टाइम मैंने लिखा है ना, ये टाइम अचीव कर चुके हैं बच्चे 10-10 दिनों में ही। अभी और प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा और प्रैक्टिस करेंगे ये टाइम और कम होगा। अगर 1 मिनट भी ये बचाते हैं तो यहाँ पे एक सवाल और निकाल लेंगे, तो ऐसे आएंगे फिर 35/35 भी। ठीक है, तो आप भी अच्छे तरीके से तैयारी करो। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपने प्रैक्टिस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है और इन्हीं सब्जेक्ट्स को ही ज़्यादा आपने देखना है, इन्हीं टॉपिक्स को ही आपने ज़्यादा देखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना सभी एक बार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। उसका जो नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।